हेलो, नमस्ते सभी को। मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास से आज आपको हिंदी के भाषा विकास क्रम में आगे पढ़ाते हुए, हमने इससे पहले पढ़ा था कि हिंदी भाषा या हमारी भारतीय आर्य भाषा का विकास कैसे हुआ। इसको हमने 3 भागों में बांटा था। पहला आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा था, दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और तीसरा आधुनिक कालीन आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में हमने वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत पढ़ा। इसके बाद हमने मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पढ़ा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कार्यकाल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है, जिसमें आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया था। पहली भाषा थी आपकी पाली भाषा, जो कि 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक चली। दूसरी थी आपकी प्राकृत भाषा, जो आपकी 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक चली। अब हम उसके आगे पढ़ते हैं अपभ्रंश भाषा। कौन सी है? अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा का कार्यकाल जो है ये 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी माना जाता है। अपभ्रंश क्या हुई? अपभ्रंश का अर्थ होता है भ्रष्ट या विभ्रष्ट या विकृत भाषा, या इसे ही अशुद्ध भाषा कहते हैं। ये कैसे कहते हैं? अपभ्रंश। पहले संस्कृत भाषा आई थी। संस्कृत भाषा में जो शब्द वर्ण यूज किए जाते थे, उसके पश्चात जब उसमें परिवर्तन होता गया धीरे धीरे, तो जो लोक जगत में आने के पश्चात जब उसमें परिवर्तन उसने अपनी भाषा ने ग्रहण किया, तो वो भाषा संस्कृत भाषा की अपेक्षा अपभ्रंश भाषा जो है वो भ्रष्ट भाषा कही जाती थी, अर्थात कि वो वेदों में प्रयोग होने वाली भाषा नहीं आती थी। तो अपभ्रंश को क्या नाम दिया गया था? भ्रष्ट भाषा या विभ्रष्ट, विकृत या अशुद्ध भाषा के रूप में इसको कहा जाता था। अपभ्रंश शब्द का अपभ्रंश अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रमाणिक प्रयोग, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रमाणिक प्रयोग सबसे पहले हमारा प्रमाणिक प्रयोग किसमें मिलता है? पतंजलि की महाभाष्य में। पतंजलि की रचना महाभाष्य में। यदि आपसे पूछा जाए कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रमाणिक प्रयोग किसमें मिला है, तो पतंजलि के महाभाष्य में। इसके पश्चात अपभ्रंश का अगर पूछा जाए, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग, सबसे पहले प्रयोग या सबसे प्राचीन प्रयोग, ये आपका मिलता है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र है, उसमें आपको सबसे प्राचीनतम प्रयोग मिलता है। लेकिन सबसे प्रमाणिक प्रयोग किसमें मिलता है? पतंजलि के महाभाष्य में। भोलानाथ तिवारी, भोलानाथ तिवारी व उदय नारायण तिवारी भोलानाथ तिवारी व उदय नारायण तिवारी के अनुसार अपभ्रंश भाषा का प्रयोग, अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा या अपभ्रंश शब्द का प्रयोग, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किस में माना है?
चंड की प्रकाश लक्षण में। चंड की रचना जो थी प्रकाश लक्षण में। भोलानाथ तिवारी व उदय नारायण तिवारी के अनुसार अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो चंड की रचना प्राकृत लक्षण में मिलती है। इसी तरह हमारे इतिहास में, हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा योगदान माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं? अपभ्रंश भाषा की उत्पत्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि अपभ्रंश शब्द जो है वो सबसे पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलती है। जिसमें धारसेन द्वितीय ने, जो कि वल्लभी के राजा थे, इन्होंने बताया था कि इनके पिता गुहसेन, इनके पिता जो थे गुहसेन, इन्होंने संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया था। वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय ने अपने शिलालेखों में ये बताया था कि उनके पिता जो गुहसेन थे, उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि संस्कृत और प्राकृत और अपभ्रंश भाषा के बारे में उन्होंने वर्णन किया था। अपभ्रंश भाषा के हम अन्य नाम भी लिखते हैं। अन्य नाम, भरत मुनि ने अपभ्रंश भाषा को क्या कहा था? विभ्रष्ट भाषा कहा था। अपभ्रंश को विभ्रष्ट भाषा कहा था। दंडी ने अपभ्रंश को आभीर भाषा कहा था। और इसके अलावा हम अपभ्रंश को बोलते हैं पटमंजरी, अवहंश, अवहट्ट, औहट, अवहत। ये सभी नाम जो हैं, ये किसके नाम हैं? अपभ्रंश भाषा के, जिसमें से विभ्रष्ट भाषा किसने दिया था? भरत मुनि ने दिया था। आभीर भाषा दंडी ने नाम दिया। इसके पश्चात और भी नाम थे, पटमंजरी, अवहंश, अवहट, औहट, अवहत नाम दिए गए थे। जिसमें से अपभ्रंश भाषा को हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा व आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी मानते हैं। अपभ्रंश भाषा को हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा व जो आपकी आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा थी, इसके मध्य की कड़ी मानते हैं। और इसके मध्य की कड़ी होने के कारण ही अपभ्रंश भाषा को हम संधिकालीन भाषा भी कहते हैं। अपभ्रंश भाषा को किस नाम से भी जाना जाता है?
संधिकालीन भाषा। क्यों? क्योंकि ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी थी। किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश भाषा को ड़ भाषा कहा है। ड़ भाषा कहा है। सीधे बनता है आपके नेट वगैरह में क्वेश्चन कि ड़ भाषा किस आचार्य ने या किस कवि ने माना है अपभ्रंश को? तो किसने माना है? किशोरीदास वाजपेयी ने। अपभ्रंश भाषा को ही ग्राम भाषा किसने कहा है? अपभ्रंश भाषा को ग्राम भाषा क्यों कहा गया? क्योंकि अपभ्रंश भाषा जो गाँव में वास करने वाले हमारे किसान थे, उन्होंने अपभ्रंश भाषाओं का प्रयोग प्रारंभ किया, यानी कि अपनी जो संस्कृत भाषा वो अशिक्षित होने के कारण उन्होंने जो भाषा अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करने लगे थे उसी को उन्होंने ग्राम भाषा नाम दिया। तो ग्राम भाषा होने के कारण अपभ्रंश को ग्राम भाषा नाम किसने दिया था? वाग्भट और हेमचंद्र ने। वाग्भट और हेमचंद्र ने। वाग्भट और हेमचंद्र ने अपभ्रंश भाषा को ग्राम भाषा भी कहा है। इसके बाद सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की कड़ी को अवहट्ट माना है। वैसे ही मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी अपभ्रंश को कहा जाता है, लेकिन सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या माना है? सुनीति कुमार चटर्जी ने माना है अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी जो माना है उन्होंने अवहट्ट भाषा को माना है। सुनीति कुमार चटर्जी ने अवहट्ट भाषा को माना है। सुनीति कुमार चटर्जी ने ये कहा कि अवहट्ट भाषा जो है वो अपभ्रंश भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच में आती है। अपभ्रंश भाषा तो आपकी 500 से 1000 ईस्वी तक आती है। इसके पश्चात सुनीति कुमार चटर्जी ने ये माना था कि 1000 ईस्वी से लगभग आपकी 1100 ईस्वी तक अवहट्ट भाषा चली, यानी कि कुछ समय के पश्चात कुछ समय के लिए आपकी जो भाषा आई वो अवहट्ट भाषा के रूप में आई, जो कि 1000 से 1100 ईस्वी तक चली, और जिसमें से माना जाता है अवहट्ट भाषा की, जिसमें अवहट्ट भाषा का प्रयोग हुआ था वो प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर जो है ये अवहट्ट भाषा की सर्वप्रथम इसमें प्रयोग मिलता है, और जिसमें सुनीति कुमार चटर्जी ने बताया कि अवहट्ट भाषा जो है वो 1000 से 1100 ईस्वी तक चली थी। इसीलिए इन्होंने कहा कि अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी जो है इन्होंने अवहट्ट भाषा को माना। इसके बाद मार्कंडेय की रचना जो थी प्राकृत प्रकाश इन्होंने लिखी थी।
प्राकृत प्रकाश नाम से लिखी थी रचना। और मार्कंडेय ने इसमें अपभ्रंश भाषा के भेद, अपभ्रंश भाषा के भेद कितने बताए थे? 3 बताए हैं। पहला आपका नागर, उपनागर और तीसरा आपका बताया था ब्राचड़। मार्कंडेय के अनुसार अपभ्रंश भाषा के भेद कितने माने गए हैं? 3, नागर, उपनागर और ब्राचड़। अपभ्रंश भाषा का आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश का प्रयोग जो है वो किस सती में मिलता है? अपभ्रंश का प्रयोग, अपभ्रंश का प्रयोग इन्होंने माना है 6ठी शताब्दी, 6ठी शताब्दी माना है। अपभ्रंश का प्रयोग 6ठी शताब्दी माना है और 6ठी शताब्दी में जोइंदू की रचना, जोइंदू की रचना से इसका प्रारंभ माना गया है। जोइंदू की रचना कौन सी है? जोइंदू ने 2 रचनाएं लिखी थी। कौन सी है? एक आपकी परमात्म प्रकाश, परमात्म प्रकाश और दूसरी आपकी है योगसार। ये आपकी बहुत पूछी जाने वाली रचना है। ये दोनों ही बहुत पूछी जाती हैं कि इसको किसने लिखा है? जोइंदू ने लिखा है। किस भाषा में लिखी गई है? अपभ्रंश भाषा में। किस शताब्दी में लिखी गई है? 6ठी शताब्दी में। रचना क्या है? परमात्म प्रकाश या योगसार। और ये इन्होंने किस छंद में लिखा है? ये भी पूछा जाता है। छंद जो है वो किस छंद का प्रयोग किया है? दोहा छंद का प्रयोग किया है। किस छंद का प्रयोग है? दोहा छंद का प्रयोग है, जिसके कारण हमारे इसमें माना जाता है गाथा या गाहा छंद जो है वो प्राकृत भाषा में प्रयोग हुआ है और दोहा छंद की शुरुआत जो है वो आपके अपभ्रंश भाषा से मानी जाती है। गाथा या गाहा शब्द आता है तो ये आपकी प्राकृत भाषा में आती हैं। प्राकृत भाषा का शब्द है। और अगर आपका दोहा आता है या इसे ही दूहा भी शब्द कहते हैं, प्राकृत भाषा में जब दोहा का प्रयोग हुआ, अपभ्रंश भाषा में जब दोहा का प्रयोग हुआ था तो उसे क्या नाम दिया गया था? दूहा। तो हमारा ये अपभ्रंश भाषा में। गाथा या गाहा आता है प्राकृत भाषा में और दोहा या दूहा शब्द आता है आपका अपभ्रंश भाषा में। हम अपभ्रंश भाषा के प्रकार देखते हैं क्षेत्रीय रूप के आधार पर, या धीरेन्द्र वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा व भोलानाथ तिवारी के अनुसार। इन्होंने अपभ्रंश भाषा को 6 भागों में बांटा है। धीरेन्द्र वर्मा व भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश भाषा को इन्होंने क्षेत्रीय आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर अपभ्रंश को 6 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं आपके?
पहला है आपका शौरसेनी अपभ्रंश। पहला आपका शौरसेनी अपभ्रंश। हमने आपको इससे पहले बताया था प्राकृत भाषा के जब हमने भेद बताए थे, तो प्राकृत भाषा से ही अपभ्रंश भाषा का उद्भव हुआ है। तो इसीलिए जो भेद प्राकृत भाषा के रखे गए थे उसी में से कुछ भेद को हटा करके ही अपभ्रंश भाषा के भेद रखे गए हैं। तो शौरसेनी अपभ्रंश को इन्होंने मध्यवर्ती भी कहा, क्योंकि ये भारत के मध्य क्षेत्र में प्रयोग होने वाली थी। इसके अंतर्गत कौन सी आपकी आती है? पश्चिमी हिंदी, गुजराती, व राजस्थानी हिंदी। ये शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। दूसरा है आपका मागधी, जिसे पूर्वीय क्षेत्र में बोला जाता था। मागधी भाषा के अंतर्गत आपका बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया आती है। इसके बाद आपका तीसरा इन्होंने रखा अर्धमागधी, जिसे मध्य पूर्वीय क्षेत्र में बोला जाता था। और इसके अंतर्गत आपकी आती थी पूर्वीय हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी आती हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये हम बाद में आपको बताएंगे। इसके बाद इन्होंने, अभी हम अपभ्रंश के प्रकार पढ़ रहे हैं, तो 3 ये हो गए। चौथा इन्होंने बताया महाराष्ट्री, जिसे इन्होंने क्या कहा? दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती थी। किस क्षेत्र में? दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती थी। कौन सी है आपकी? जो कि हमने कहा था इसको मराठी। मराठी भाषा जो है वो महाराष्ट्र में बोली जाती है, इसे दक्षिणी भाषा भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्राचड़ या खस। ये आपकी पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। और ब्राचड़ में आपकी सिंध की भाषा, सिंधी आती है। खश में आपकी पहाड़ी आती है। और छठवां प्रकार उन्होंने बताया पैशाची अपभ्रंश। पैशाची अपभ्रंश के अंतर्गत पंजाबी और लहंदा भाषा आती है। जो कि हमारी पंजाब के क्षेत्र में बोली जाती हैं। धीरेन्द्र वर्मा व भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश भाषा के क्षेत्रीय आधार पर कितने भेद माने गए हैं? 6 भेद माने गए हैं। शौरसेनी अपभ्रंश, जिसे मध्यवर्ती क्षेत्र में बोला जाता था, आपकी पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। मागधी, जिसे पूर्वीय क्षेत्र में बोला जाता था, इसके अंतर्गत आपकी बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया भाषा आती है। तीसरा है आपका अर्धमागधी भाषा, जो कि मध्य पूर्वीय क्षेत्र में बोली जाती थी, इसके अंतर्गत आपकी पूर्वी हिंदी आती है। चौथा है आपका महाराष्ट्री भाषा, जो दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती थी, इसके अंतर्गत आपकी मराठी भाषा आती है। पांचवा है आपकी ब्राचड़ या खश, ये पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती थी, इसके अंतर्गत आपकी सिंधी और पहाड़ी भाषा आती है। छठवां है आपका पैशाची अपभ्रंश। पैशाची अपभ्रंश पंजाबी और लहंदा इस भाषा के अंतर्गत आते हैं।
अब हम देखते हैं अपभ्रंश भाषा की कुछ विशेषताएं। अपभ्रंश भाषा की विशेषताएं। पहला, अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या जो थी वो 8 थी। स्वर 8 रखे गए थे। कौन कौन से थे? अ, ई, उ, ए, ओ। आपके ए औ जो स्वर थे उसे अपभ्रंश भाषा में नहीं रखा गया था। ये है कि बाद में वो आगे जाकर के हिंदी में फिर से जुड़ जाती है। व्यंजन आपके रखे गए थे 30। अपभ्रंश भाषा में व्यंजनों की संख्या 30 रखी गई थी। अपभ्रंश भाषा जो है उसे उकार बहुला भाषा भी कहते हैं। ये उकार बहुला भाषा थी। अपभ्रंश भाषा जो थी वो वियोगात्मक भाषा थी। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था, जब हम भाषा पढ़ा रहे थे, कि संयोगात्मक भाषा क्या होती है और वियोगात्मक भाषा क्या होती है। संयोगात्मक भाषा वो होती है जिसमें प्रकृति के साथ प्रत्यय जुड़ा होता है, जैसे कि आपकी संस्कृत भाषा। हमने बताया था उसके बाद जैसे भाषा का आगे विकास होता जाता है, उसमें परिवर्तन होता जाता है, तो भाषा संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर बढ़ती जाती है। यानी कि उसमें जो प्रत्यय हैं वो बाद में प्रकृति के साथ ना जुड़ करके हमें अलग से लगाने रहते हैं। तो हमारी अपभ्रंश भाषा जो है वो क्या हो गई है? वियोगात्मक भाषा हो जाती है। और इसीलिए अपभ्रंश के साथ साथ फिर इसी से हिंदी का विकास होता है। तो हिंदी भाषा भी हमारी कैसी कही जाती है? वियोगात्मक भाषा कही जाती है। और अपभ्रंश भाषा में स्वतंत्र परसर्गों का प्रयोग होने लगा था। स्वतंत्र परसर्ग, परसर्ग आप ये समझिए कि एक तरह से जैसे संस्कृत में विभक्तियों का प्रयोग होता है, उसी तरह हिंदी या अपभ्रंश में परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अपभ्रंश भाषा में वचन जो थे वो 2 वचन प्रयोग होते थे, एक वचन और बहुवचन। अपभ्रंश भाषा में लिंग जो है, संस्कृत भाषा से अपभ्रंश भाषा तक आते आते लिंग भी 2 प्रयोग होने लगे थे, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग। अपभ्रंश भाषाओं में सबसे पहली बार अपभ्रंश भाषा में ही मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ था। मात्रिक छंदों का प्रयोग किया गया था, जिसमें से आपको पता है अभी हमने बताया था कि दोहा छंद की शुरुआत जो है वो अपभ्रंश भाषा से मानी जाती है, जो कि दोहा क्या है? एक प्रकार का मात्रिक छंद है। ठीक है, हम इसमें देखते हैं अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि या अपभ्रंश भाषा के व्यास किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू की रचना जो है वो है पौमचरऊ। स्वयंभू की रचना क्या है? पौमचरऊ है। और ये स्वयंभू की रचना पौमचरऊ जो है वो राम जी की कथा पर आधारित है। बाकी जब हम जैन साहित्य पढ़ेंगे, अपभ्रंश साहित्य पढ़ेंगे, तब हम उसमें देखेंगे कि अपभ्रंश भाषा के कौन कौन से कवि हुए हैं।
अब अभी आप ये देखिए, अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि या अपभ्रंश भाषा के व्यास किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। उनकी रचना पौम चिरऊ थी, जो कि राम जी की कथा पर आधारित थी, और स्वयं पौम चिरऊ की रचना को स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। अब हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में आपके पढ़ेंगे हिंदी भाषा के विकास में हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई और हिंदी की संवैधानिक स्थिति पढ़ेंगे।